नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण संगठन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है G20 अर्थात ग्रुप 20। और G20 का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां इसके गठन के लिए उत्तरदायी थी, उन तमाम बिंदुओं को इस क्लास के माध्यम से पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी संभावना है, लगभग अनुमति मिल चुकी है कि G20 का वर्ष 2022 में सम्मेलन भारत में होगा। उस स्थिति में G20 का समिट जब भारत में होगा तो उसकी महत्ता क्या होगी, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या होगी, क्या भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत होगी, G20 किस प्रकार वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं, जिसमें दुनिया के हर देश को आर्थिक रूप से नुकसान कोविड-19 की वजह से हुआ है, उसमें G20 देश किस प्रकार से विश्व व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकते हैं। G20 एक ऐसा संगठन है दोस्तों, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप G7 के देश भी शामिल है, रशिया भी शामिल है और दुनिया की उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। यही कारण है कि वर्तमान में G7 की तुलना में G20 की भूमिका लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि G20 से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ग्लोब के माध्यम से कि लगभग हर गोलार्ध को कवर करता हुआ संगठन है G20, जिसके माध्यम से अमेरिका से लेकर जापान तक और ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश इसमें अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। तो इसलिए यहां पर मैं G20 के माध्यम से आपको बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास यहां पर किया जाएगा कि किस प्रकार G20 जो है वो बेसिकली एक अहम रोल अदा कर सकता है। इस क्रम में आप देखोगे तो G20 जो है दोस्तों, उसमें जो देश हैं वो बेसिकली आपको हर साइड से, हर एंगल से यहां पर दिखाई देंगे कि G20 देश किस प्रकार से एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वर्ल्ड मैप के माध्यम से भी हम देखेंगे कि G20 में कहां पर कौन सा देश है, कहां पर कौन सा देश शामिल है, उसको भी हम देखने का यहां पर पुरजोर प्रयास करेंगे। G20 का ये एक रोड मैप मैंने दिखाया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि G20 का 2020 में जो सम्मेलन है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया में हुआ, लेकिन ये एक प्रकार की ऑनलाइन समिट थी कि कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शासनाध्यक्ष इसमें इकट्ठे नहीं हो सके, इसलिए ऑनलाइन समिट हुई। इससे पहले 2019 में ओसाका में हुई थी, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद G20 का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम देखेंगे। G20 में कौन से देश शामिल हैं, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से केवल इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि G20 में कौन से शामिल हैं। नंबर 1, एक तो आप देखोगे G7 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। G7 में जो 7 देश हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान, 7 तो हो गए G7 वाले। और चूंकि आपको पता है कि G7 का नाम पहले G8 था, उसमें से एक मेंबर को रसिया को सस्पेंड किया हुआ है, तो एक अगर रसिया शामिल और कर लें तो बन जाएगा G7 G8। तो ये 8 तो ये हो गए। उसके बाद एक आप लोग ध्यान रखना, एक मेंबर इसका यूरोपियन यूनियन है, EU इसका मेंबर है, तो 8 और प्लस 1 EU इक्वल टू 9। उसके बाद टर्की, यूरोपियन यूनियन, मतलब ये मैंने यहां पर ले लिया है इसको, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये 8 तो यहां पर हो गए और प्लस 12 EU सहित 12 और 8 20 ध्यान रखना। वैसे अपने आप में कहने को 20 है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपको पता है बहुत सारे मेंबर्स हैं, लगभग यूरोपियन यूनियन में यूरोप का 80% पार्ट कवर होता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा संगठन अपने आप में है। अब उसके बाद हम देखेंगे
कि G20 वर्तमान में दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है, किस प्रकार से ये G7 का स्थान लेता जा रहा है, उसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। G20 का ओसाका समिट जो जापान में हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई ऑफलाइन समिट नहीं हुई है, G20 का ओसाका समिट के बाद में 2020 कोविड-19, 2021 कोविड-19 और अब 2022 में ऐसी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि G20 का समिट पूरी तरह से भारत में हो और पूरे जोर के। उस समय आप देखिए G20 में डोनाल्ड ट्रंप ने भाग लिया था और ये उनकी बेटी आप देख रहे हो यहाँ पर फोटो उनकी, जो हमेशा उनके सलाहकार के रूप में उनके साथ रहती थी। ये तुर्की के राष्ट्रपति, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर पूरे फोटो नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि इसमें G20 एक नेक्स्ट। उसके बाद में तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि G20 का निर्माण कैसे हुआ, और फिर देखेंगे G20 दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन किस प्रकार से माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं G20 का कैसे निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जानने का प्रयास करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो उसमें आपका पॉइंट आएगा दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 आप लोग देखना 1997 में एशिया महाद्वीप में एक आर्थिक संकट पैदा हुआ। एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ, जिसे एशियाई संकट कहा जाता है, और उस एशियाई संकट में से दुनिया भर को निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अगर किसी एक देश को, एक क्षेत्र को जुकाम होता है, बुखार होता है, तो छींकें कहीं और आती है, अर्थात उसका प्रभाव जो है वो व्यापक होता है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा 1997 में एशियाई वित्तीय संकट पैदा हुआ। इसी संकट को किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं एशियाई वित्तीय संकट। एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होता है, एशियाई वित्तीय संकट पैदा हुआ, और इसी एशियाई वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए 1999 में 1999 में G20 की स्थापना हुई। 1999 में G20 की स्थापना हुई, और G20 का दोस्तों सबसे पहला सम्मेलन जो है, G20 का पहला सम्मेलन जो है वो बेसिकली 1999 में अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 का पहला समिट जो है वो 1999 में वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि G20 का निर्माण कैसे हुआ। तो आप लोग ध्यान रखना, 1997 में 1997 में एशिया की कई महत्वपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रकार का क्राइसिस पैदा हुआ, और क्योंकि वो उस समय की दुनिया की सबसे उभरता हुआ मार्केट था एशिया का, उस एशियाई संकट ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसे हम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तब इससे बाहर निकालने के लिए दुनिया भर के विकसित और विकासशील देश आगे आए, और उन्होंने 1999 में G20 की स्थापना की। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका के नेतृत्व में वाशिंगटन डीसी में हुआ। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी बेसिकली यूएसए की राजधानी भी है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे पर है, तो ध्यान रखना वाशिंगटन बेसिकली पोटोमैक नदी किनारे पर है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे पर है, और चूंकि बात चली है तो लंबी जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में कौन से दो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं। तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक एंड IMF की हेडक्वार्टर्स जो है वो बेसिकली वाशिंगटन डीसी में है। तो ये सबसे पहला बिंदु था जो आपको ध्यान रखना है। G20 में कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, तो इसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन शामिल है EU, यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर शामिल है। ये पॉइंट आप यहां पर बहुत बेहतर तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
G20 में कौन से देश शामिल है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, G20 के इन देशों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों शामिल हैं। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था शामिल है और विकसित देशों का सबसे बड़ा समूह G8 माना जाता था। हालांकि उस G8 का नाम वर्तमान में G7 है, क्योंकि G8 से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन याद करने की दृष्टि से आप ऐसे कह सकते हो कि विकसित का मतलब G7 प्लस रसिया आप कह दीजिए, तो 8 देश तो आपके यहां से हो गए। और ये G7 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, अमेरिका और कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, 4 देश आप देख सकते हो, 1, 2, 3 और 4, ये 4 देश आ गए यूरोप से, 5 और 6 आ गए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, और एशिया से आ गया ये जापान, तो 7 तो ये हो गए और 1 रसिया। उसके बाद विकासशील और प्लस 1 आप यहां पे लिख सकते हो यूरोपियन यूनियन, अपने आप में एक इसका मेंबर है यूरोपियन यूनियन। अब विकासशील देश देखोगे आप तो एक आप देखोगे टर्की। टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। आपको पता होगा प्राचीन काल में जो रेशम मार्ग था वो भी टर्की होकर गुजरता था, और आज भी आपको पता है तुर्की एक ऐसा देश है जिसका एक सिटी इस्तांबुल जो है वो बेसिकली यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है। साथ ही साथ अर्जेंटीना, और एक आपको पता है अर्जेंटीना और ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं। 1 और 2, ये 2 देश बेसिकली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हैं। यहां पर इस बिंदु को भी आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन से 2 देश हैं, तो अर्जेंटीना और ब्राजील। उसके बाद पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से केवल एक देश आ रहा है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। उसके बाद आप देखोगे, हम अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप से, आप इसको कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता लग सके, एशिया कॉन्टिनेंट से नंबर 1 जो है भारत, नंबर 2 जो है चाइना, नंबर 3 जो है वो बेसिकली साउथ कोरिया, और नंबर 4 जो है सऊदी अरेबिया, नंबर 5 आपका हो गया इंडोनेशिया। ये 5 देश जो है ये बेसिकली आ रहे हैं आपके यहां से, कहां से, एशिया कॉन्टिनेंट से, और ऑस्ट्रेलिया आ रहा है यूरोप से। तो कुल मिला के आपको याद करना हो तो टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। यहां पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से केवल एक देश है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। तो आप याद करने के पॉइंट से सबसे पहले G8 में आपको पता है 8 देश थे, अब उस G8 का नाम G7 है। वो G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, 8 तो ये हो गए। उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट को आप देखोगे तो एशिया से टर्की, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से केवल ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से केवल साउथ अफ्रीका। ये बिंदु आपको याद रखने हैं, और एक संगठन के रूप में कौन सा संगठन यहां पे शामिल है, तो दोस्तों उत्तर आएगा आपका यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना, और अधिकतर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पॉइंट से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य है। उसमें 1, 2, 3, 4 नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कौन से सही हैं। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1 एवं 2, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और उसमें ध्यान रखना कौन से देशों के नाम दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2019, 20, 21, 22, ये 4 समिट याद रख लीजिए। इन 4 सालों में सम्मेलन कहां कहां हुआ, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड देश होंगे, तो उनको आप ध्यान रखना। जैसे आपको पता है कि 2019 में ओसाका में हुआ, 2020 जो है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया, और जहां अमेरिका
तो जहां पर हो रहा होगा वहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना यहां पर होगी। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि G20 वर्तमान में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है, तो इसको याद करने के लिए आप 4 बिंदु याद कर लीजिए। ये G20 दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है, इसको याद करने के लिए 4 बिंदु आप याद कर लीजिए। वो 4 पॉइंट क्या होंगे दोस्तों? वो 4 बिंदु, सबसे पहले वर्तमान जो वैश्विक चुनौतियां हैं, पहला उत्तर होगा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियां जितनी भी हैं, वर्तमान वैश्विक चुनौतियां, और वर्तमान वैश्विक चुनौतियां क्या है दोस्तों? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, ग्लोबल वार्मिंग, यह दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। पोस्ट कोविड इंपैक्ट, कोविड-19 इंपैक्ट, मतलब कि ये जो कोविड का प्रभाव आया है उसका इकोनॉमी पर जो प्रभाव आएगा, उससे निपटने के लिए किस प्रकार से आपके पास रणनीति है। तो और साथ ही साथ एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं, ग्लोबल टेररिज्म, मतलब ग्लोबल आतंकवाद। ऐसे कुछ बिंदु मैंने लिए, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, पोस्ट कोविड-19 इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ग्लोबल टेररिज्म, ये वर्तमान की वैश्विक चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों का सामना जो है, आपको पता है, इन चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है जब विकसित और विकासशील देश एक साथ मिलकर काम करें। केवल विकसित देशों से नहीं होगा, प्लस केवल विकासशील देशों से भी नहीं होगा। इन चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है जब विकसित और विकासशील दोनों एक साथ आए। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों ध्यान रखना, इस क्रम में ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों शामिल हैं। अतः वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से किया जा सकता है, वो G20 है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि G20 वह ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं, और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। इसलिए G20 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ G20 जो है ये विश्व जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी का, विश्व जीडीपी का 85% का नेतृत्व ये करते हैं। कि मतलब वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी जो है उसका 85% केवल ये देश करते हैं। साथ ही साथ G20 जो है विश्व की 2/3 जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं। मतलब दुनिया की 75% जनसंख्या केवल इन देशों में रहती है। इसलिए अगर ये किसी प्रकार का कोई स्टेप लेते हैं तो उसका 100% इंपैक्ट माना जाएगा, 100% इंपैक्ट माना जाएगा। इसकी पहली मीटिंग 1999 में होती है, लेकिन G20 का फर्स्ट लीडर समिट जो है वो 2008 में हुआ था। यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, ये विश्व व्यापार का, वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 75% टू 80% ये देश कवर करते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। और G20 की शक्ति और सार्थकता को इस बात से भी पहचाना जा सकता है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व जीडीपी का 85% भाग का नेतृत्व करते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड का 75 to 80%। साथ ही साथ G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस आप लोग ध्यान रखना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के हर कोने से इस पर नियंत्रण है। मतलब हर देश कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, हर महाद्वीप का देश यहां पर आ रहा है। साथ ही साथ आपको पता है इसमें ऐसे देश हैं जिसमें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, हर ओशन का देश जो है कहीं ना कहीं इसके साथ भागीदारी कर रहा है। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड जो है सबसे ज्यादा समुद्र के माध्यम से होता है, और समुद्री व्यापार के अंदर G20 नए आयाम स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ जहां जहां पर विकसित और विकासशील देशों में किसी प्रकार की अनबन है, तनाव है, जिसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण तनाव, उस उत्तर दक्षिण तनाव को G20 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और अगर G20
उत्तर दक्षिण तनाव को कम करता है, अर्थात विकसित और विकासशील देशों के मध्य जो तनाव है उसको कम करने में ये अहम भूमिका अदा करता है। तो निश्चित रूप से G20 विश्व अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनकर विश्व अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार G20 दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप कहोगे सर G20 का कोविड-19 से पहले सबसे इंपॉर्टेंट समिट कौन सी है? तो G20 की सबसे इंपॉर्टेंट समिट जो है वो लेटेस्ट G20 की जो ओसाका समिट थी, वो ओसाका समिट एक बहुत महत्वपूर्ण समिट थी। और इस समिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे दोस्तों, वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा G20 का सम्मेलन 2019 के अंदर कहां पर हुआ। तो 2019 में ये सम्मेलन बेसिकली ओसाका में हुआ। और आप कहोगे सर ओसाका किस देश में है? तो ओसाका बेसिकली जापान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है ओसाका जापान के किस द्वीप पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये जापान के हांसू द्वीप पर है। और अचरज बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान के निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण सजाइए। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। और उसमें भी आप देखिए ABCD में हर बार विकल्प चेंज थे। जैसे एक में दे दिया ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी। एक में दे दिया ओसाका, क्वेटा, ऐसे अलग अलग सिटी दिए गए और उसको पूछा गया उत्तर से दक्षिण। तो ध्यान रखना कई बार जो सबमिट्स होती है उससे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2019 के अंदर G20 का समिट जो है वो बेसिकली ओसाका में हुआ और ओसाका जापान के हांसू द्वीप के अंदर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा कि जो ओसाका समिट हुई, ओसाका समिट जो हुई उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, उसके चर्चित बिंदु वहां पर क्या क्या थे दोस्तों। तो चर्चित बिंदु देखने के लिए मैं यहां पर आपको या तो पीछे लेके चलूं, ये देखो यहां मैं लिख लेता हूं जो ओसाका सम्मेलन हुआ, ओसाका सम्मेलन जो बेसिकली G20 का एक इंपॉर्टेंट समिट था और 2019 में हुआ जापान के अंदर। उसमें आप लोग ध्यान रखना मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। मेनली यहां पर जो चर्चित बिंदु थे ओसाका सम्मेलन के, जिसको हम ओसाका घोषणा पत्र भी कहते हैं, उस ओसाका डिक्लेरेशन लेटर, ध्यान रखना जिस देश के जिस सिटी में होता है उसके आधार पर G20 का डिक्लेरेशन लेटर तैयार होता है। तो G20 का जो ओसाका घोषणा पत्र था, उस ओसाका घोषणा पत्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर क्या थे। तो नंबर 1, इसी समिट में यह चर्चा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए। ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए। आप कहोगे सर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव, किस तनाव की बात यहां पर हो रही है? तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक और विकसित और विकासशील देश लगातार G20 के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आप देखोगे कि इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट देशों को मैं आपको दिखाता हूं कि G20 की 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर आप देखोगे वो 2 सबसे महत्वपूर्ण देश है। नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 आप देखोगे चाइना। नंबर 2 चाइना। और आपको पता है 2019, 20, 21 और कोविड-19 के बाद और ज्यादा यूएसए और चाइना के बीच में एक प्रकार का तनाव है, एक प्रकार का टेंशन है। वो टेंशन जो है कहीं ना कहीं G20 की समिट्स में हो रहे डिक्लेरेशन का इंप्लीमेंटेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे G20 के अंदर ही G7 जो देश है और G7 देशों का रसिया के साथ जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के असर को निश्चित रूप से G20 की समिट में महसूस किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आपको पता है कि G20 का जो ओसाका हुआ उसमें आपको पता है
इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, जिसको लेकर भी वहां पर तनाव दोनों देशों के शासनाध्यक्ष पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक ओर G20 विश्व अर्थव्यवस्था में कई सुधारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके मध्य तनाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यहां पर इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि G20 देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव को कम करने का प्रयास करें। यह पहला पॉइंट यहां पर था। दूसरा इन्होंने कहा कि अभी तक ग्लोबल वार्मिंग पर जो स्टेप्स लेने चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, उसका वास्तविकता में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया को आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया के विकसित और विकासशील देशों को मिलकर काम करना चाहिए। वो चाहे ओजोन विखंडन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे अन्य चीजें जो है उस पर आपको काम करना होगा। तीसरा, आपको पता है कि आज जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, जिसमें कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और इस क्रम में आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जो सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जो डेटा का प्रवाह हो रहा है, उसमें डेटा प्रवाह सुरक्षित रहे, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन ना हो, किसी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में न पड़े, इसको लेकर भी G20 के अंदर बाकायदा एक प्रकार की चिंता यहां पर जाहिर की गई थी। तो इसको भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जहां एक और वर्ल्ड जो है वो विकसित और विकासशील देशों के मध्य के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पुरुष और महिला के बीच आज भी समानता नहीं है, उनको अधिकार कई राष्ट्रों में नहीं मिल सके हैं। इसलिए यहां पर लैंगिक समानता को लेकर भी काफी बड़ी आवाज हुई, और लैंगिक समानता की बात जब जब उठेगी, इसका मतलब होगा कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि आज भी कई विकासशील देश ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बहुत पीछे हैं। तो ये मुद्दा भी यहां पर विशेष रूप से आता है। साथ ही साथ आने वाले वक्त में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि आज हर व्यक्ति अपने घर का कचरा ले जाके कहीं भी डाल देता है। सरकारें उस कचरे को डाल के नदी में डाल देती हैं, नदियां उस कचरे को समुद्र में डाल देती हैं, और इवन अगर कोई सैटेलाइट वापस आके गिर गया तो वो भी समुद्र में है। और आप देखिए क्या हालात है। अभी जो ताउते तूफान आया था उसमें किस प्रकार गुजरात और बॉम्बे में कितना समुद्र से कचरा वापस समुद्र ने लौटा दिया। तो यहां पर एक पॉइंट और था, समुद्री प्रदूषण का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए। समुद्री प्रदूषण का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठा, जिसके बारे में काफी चर्चा यहां पर की गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 5 बिंदु, मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन 5 पॉइंट जो ओसाका घोषणा पत्र के सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, डेटा प्रवाह सुरक्षा, लैंगिक समानता और समुद्री प्रदूषण प्रबंधन, यहां पर इस बिंदु पर चर्चा हुई। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि G20 का 2020 मतलब 2020 में सम्मेलन कहां पर होने वाला था दोस्तों। तो ये सम्मेलन बेसिकली रियाद, जो सऊदी अरब की राजधानी है और जहां पर लगभग 20 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, केवल रियाद के अंदर, उस सऊदी अरब सिटी के अंदर 2020 का होने वाला था। लेकिन इस मामले में सऊदी अरब थोड़ा लकी नहीं रहा, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण यह समिट नहीं हो सकी। इसलिए कोविड-19 के कारण फैसला किया गया कि G20 का समिट जो है ये बेसिकली वर्चुअल समिट होगा, मतलब ऑनलाइन। ये समिट जो है ये बेसिकली वर्चुअल समिट का डिसीजन लिया गया, और इस प्रकार आप कह सकते हो कि G20 का काफी समय बाद में एक वर्चुअल समिट हुई, जिसमें वर्चुअल समिट ली गई। कोविड-19
को हम यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि G20 देश किस प्रकार कोविड-19 से निपट सकते हैं, इसको लेकर सबसे बड़ी बात थी। हालांकि उस समय समिट का समय नहीं था, ये वर्चुअल समिट थोड़ी पहले बुलाई गई और इसमें ही कहा गया। तो ये G20 की समिट 2020 में कहां प्रस्तावित थी, रियाद के अंदर, लेकिन ये कैसी हुई, वर्चुअल समिट होती है और समय से पहले बुलाई गई थी। ये G20 की एक प्रकार की इमरजेंसी समिट थी जो समय से नवंबर में होने वाली थी, लेकिन इसको मार्च में बुलाया गया था 2020 के अंदर। उसके बाद आप कुछ पॉइंट और ध्यान रखना। एक तो ये क्वेश्चन कि G20 का 2021 में सम्मेलन कहां पर होने वाला है, तो उत्तर होगा आपका इटली के अंदर। और G20 का 2022 में सम्मेलन कहां पर होगा, तो उत्तर होगा भारत के अंदर। और यही बिंदु आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यदि G20 का समिट कोविड-19 वगैरह सब चीजें अगर सही रही और भारत में होता है, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि विकसित और विकासशील देश दोनों के शासनाध्यक्ष जब भारत में आएंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि होगी। उस समय भारत को प्रयास करना होगा कि किस प्रकार भारत उन सब देशों को एक साथ लेकर के, और G20 के माध्यम से नई घोषणाएं भारत में होती हैं, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल इकोनॉमी, WTO में रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स, ऐसे कई इश्यूज कोविड-19 से किस प्रकार से निपट सकते हैं। अगर वो इश्यूज पर भारत बहुत बेहतर तरीके से एक ड्राफ्ट तैयार करके विश्व के नेताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो निश्चित रूप से ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को एक बिंदु पर विश्व सराह रहा है, और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कई देश यहां पर आने वाले हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है। तो इसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। 2022 भारत के अंदर नई दिल्ली में समिट होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कि आपकी G20 से प्री एग्जाम में बनने वाले प्रश्न कौन से हैं? प्री एग्जाम में बनने वाले प्रश्न कौन से हैं, ये आप देखिए। सबसे पहले नंबर 1 सबसे पहले बताना चाहूंगा, G20 के प्री एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे यहां पर कि कौन कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसका मैं यहां पर बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखना, G20 जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। G20 जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, बस हर साल या हो सकता 2 बार भी आवश्यकता पड़ने पर मिलते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से दिशा दी जाए उस पर व्यापक चर्चा यहां पर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, G20 का पहला जो सम्मेलन था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, लेकिन जिस प्रकार के अब समिट हो रहे हैं उसको देखते हुए जो समिट हुई वो पहली होती है 2008 के अंदर। इसको भी आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, G20 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, कौन सा संगठन G20 का संगठन सदस्य है, संगठन मेंबर है, तब आपका 100% उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि G20 हर साल जब समिट होती है तो वो हर साल कुछ परमानेंट गेस्ट को बुलाता है। वो परमानेंट गेस्ट मेंबर्स जो है वो बेसिकली किस किस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यहां पर एज ए परमानेंट गेस्ट मेंबर के रूप में आते हैं, तो उसमें आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1 अफ्रीकन यूनियन अपना मेंबर यहां पर एज ए गेस्ट मेंबर भेजती है। नंबर 2 आसियान कहां का होगा,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन भी अपना गेस्ट मेंबर यहां पे भेजता है। तीसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF भी एज ए गेस्ट मेंबर यहां पर इनवाइट होता है। साथ ही साथ नेपाड NEPAD, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा दोस्तों, उसमें बताऊंगा आपको। पांचवां, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसमें परमानेंट गेस्ट मेंबर के रूप में आते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फोर्थ है कि ये तो हो गए परमानेंट गेस्ट मेंबर्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपसे पूछे कि G20 का वह कौन सा देश है जो हर साल इसमें एज ए गेस्ट मेंबर भाग लेता है लेकिन वो इसका सदस्य नहीं है। तो गेस्ट मेंबर के रूप में जो देश आता है उसका नाम है स्पेन। तो ये पॉइंट आप मेरा जरूर याद रखना कि G20 का गेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा स्पेन। स्पेन के बारे में ये पॉइंट आप लोग यहां पर इस पे ध्यान रखेंगे। स्पेन जो है वो अकेला देश है जो इसका परमानेंट गेस्ट मेंबर है, जबकि वो इसका मेंबर नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कही कि इस बार जब G20 की ओसाका में समिट हुई थी, तब डोनाल्ड ट्रंप, जिनको आप जानते हो, वो कभी भी किसी की उतार सकते हैं, जब वो थे तो इन्होंने क्या किया, यहां बैठे बैठे और एक प्रकार की हंसी उड़ाई। किसकी हंसी उड़ाते हैं दोस्तों? एक प्रकार की हंसी उड़ाते हैं, किसको देख करके? स्पेन को देख करके। और वहीं से मीडिया में छा गया कि इन्होंने स्पेन को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन आपको बता दूं, स्पेन जो है वो बेसिकली G20 का मेंबर नहीं है, बल्कि परमानेंट गेस्ट मेंबर के रूप में स्पेन वहां पर भाग लेता है। इस पॉइंट को आपको यहां पर ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपसे ये पूछे कि जब G20 समिट जब होती है, G20 समिट के दौरान होने वाली प्रमुख बैठकें कौन सी हैं? मतलब G20 की समिट तो होती है, लेकिन एक पंथ दो काज के साथ कुछ और भी यहां पर हो जाता है। वो कौन सी है? उसमें सबसे बड़ा नाम जो अभी लेटेस्ट एग्जाम पूछा गया और आपसे पूछे कि JAI क्या है? JAI मतलब J क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 3 देश G20 के दौरान मीटिंग करते हैं। वो 3 देशों के नाम हैं जापान, अमेरिका और इंडिया। जापान, अमेरिका और इंडिया जो है G20 की समिट के दौरान, हर साल जब समिट होती है तो ये तीनों देश बातचीत करते हैं। इसको कहते हैं J, नंबर 1। नंबर 2, जैसे G20 की समिट होती है उसी दौरान बेसिक देश भी बातचीत करते हैं। ये बेसिक किस पर है? ये बेसिकली हमेशा बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू पर। और ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू पर जब बातचीत करते हैं तब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेसिक में कितने देश आते हैं? तो बेसिक में दोस्तों 4 देश आते हैं, जिसमें नाम आता है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ये एक बनाया है इन 4 का, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। यहां ए का कोई मतलब नहीं है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया और चाइना है, ये आप ध्यान रखना। और इसी के दौरान आप लोग ध्यान रखना, इब्सा की मीटिंग भी होती है G20 दौरान। मतलब ये देश भी आपस में मिलते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी यहां पर मिल लेते हैं। साथ ही साथ यहां पर चौथा पॉइंट और ध्यान रखना, इसी दौरान एक बैठक और होती है जिसको हम कहते हैं बिग 4, उसको हम कहते हैं बिग 4 मीटिंग। आप कहोगे सर ये बिग 4 मीटिंग का मतलब क्या है? कि G20 की समिट जब होती है तब 4 इंपॉर्टेंट देश भाग
बातचीत करते हैं वो 4 कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। इन 4 को कहते हैं बिग 4। तो बिग 4 मीटिंग भी होती है G20 की समिट के दौरान। G20 की समिट के दौरान ही होती है जय बैठक, जापान, अमेरिका और इंडिया। मतलब उस दौरान नहीं होगी, क्योंकि वहीं पर ये जैसे ओसाका गए हुए, तो ओसाका में G20 की समिट अटेंड करने के बाद वहां पर जय की मीटिंग हो जाएगी, बेसिक की मीटिंग हो जाएगी, इप्सा की बातचीत भी कर लेते हैं, बिग 4 की मीटिंग भी हो जाती है, और वहां पर कई परमानेंट गेस्ट मेंबर यूनियंस के आए होते हैं, तो वो भी वहां पर बहुत बेहतर तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, इतने एग्जामिनेशन पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे जब जी की बात चली तो कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके पास आ सकता है कि G5, अगर हम एक रिवीजन करें दोस्तों, मैं यहां पर रिवीजन करा रहा हूं कि G5 कब बना था? G5 बनता है 1975, 1975 में, जब तेल संकट पैदा हुआ था। 1975 में जब तेल संकट पैदा हुआ, कब? 1973 का। तो उस तेल संकट के बाद फ्रांस के रेनबोल्ट के अंदर 5 विकसित औद्योगिक देश इकट्ठे हुए 1975 में। वो 5 देश बाद में बन जाते हैं G7 के रूप में। G7 में 2 देश इटली और कनाडा और शामिल होते हैं, और बाद में इसमें शामिल होता है G7 + 1 = आपका 8, और ये हो जाता है 1 देश और रसिया शामिल हो जाता है। और आपको बताया कि ये जो यूक्रेन से जब क्रीमिया वापस लिया गया, तो G8 - 1 = G7, और G7 क्या है? विकसित औद्योगिक राष्ट्रों का समूह है। तो G5 सबसे पहले 1975 में हुआ। इसका अलग से मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप वहां पर देखना। जस्ट मैं यहां पर रिवीजन यहां पे करवा रहा हूं। एक पॉइंट तो आपका ये वाला हुआ। आगे बढ़े तो फिर आप कहोगे सर हमने G4 का नाम और सुना है, ये G4 क्या है? G4 क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, G4 बेसिकली क्या है? G4 जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन में, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए, स्थायी परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावा करने वाले कुछ देश हैं, दावा करने वाले देश। और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का दावा भी करते हैं कि हमें भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब यूएन की स्थापना हुई थी, तब यूएन में टोटल मेंबर 51 थे, और तब भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 है, और यूनाइटेड नेशन में आज 193 मेंबर हो चुके हैं, फिर भी वहां पर स्थायी सदस्य 5 है। तो हम डेमोक्रेटिक कैसे कहेंगे? इसलिए G4 देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए, मतलब इसकी UNSC में वीटो पावर्स जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसको लेकर एक संगठन बना जिसको हम कहते हैं G4। इस G4 में शामिल देश कौन से थे दोस्तों? G4 में शामिल देश में सबसे आगे था भारत, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा ब्राजील। इन्होंने मिलकर के ये दावा किया था कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। भारत ने इस आधार पर कहा कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यूनाइटेड नेशन में सबसे अधिक पीस कीपिंग फोर्सेस जो भेजी भारत ने भेजी है। इस आधार भारत ने दावा किया था। इसको आप देखना पूरा, मैंने UNSC जहां पढ़ा है संयुक्त राष्ट्र, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछे आपका सबसे पहले 5, G4
और हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ले दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि G77 क्या है। G77 क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है G77, तो ध्यान रखना G77 की स्थापना 1964 में हुई थी। G77 1977 में हुई और स्थापना कहां हुई दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना बेसिकली जिनेवा के अंदर हुई थी। आप कहोगे सर जिनेवा कहां पर है, तो जिनेवा बेसिकली स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड का इंपॉर्टेंट सिटी जहां पर कई ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना G77 में कितने कौन से देश हैं, तो ये ध्यान रखना ये विकासशील देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह है जिसको हम कहते हैं G77, विकासशील देशों का समूह है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि G77 में मेंबर कितने हैं, तो ध्यान रखना इसमें जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर, इसका नाम जरूर G77 पड़ा हुआ है लेकिन टोटल मेंबर इसके 130 हैं। टोटल मेंबर कितने हैं, 130 है। फिर भी इसे G77 के नाम से ही जाना जाता है, फिर भी इसे G77 के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखोगे। अब आप कहोगे सर G77 का उद्देश्य क्या है, G77 का ऑब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, तो ध्यान रखना G77 ये विश्व के ऐसे देशों का संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, मतलब जो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से विकासशील देशों के समग्र हितों की पूर्ति हेतु विश्व अर्थव्यवस्था को नवीन रूप देने के लिए प्रयासरत है और भारत इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है। और एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, जहां पर भी विकासशील देश बातचीत करेंगे वहां पर ध्यान रखना ये भी विकासशील देशों के लिए शब्द आता है दक्षिण, फिर विकासशील दक्षिण, तो ये भी दक्षिण सहयोग का एक बहुत बड़ा दक्षिण सहयोग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दक्षिण सहयोग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये माना जाता है। तो ध्यान रखना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, G77 ग्रुप 77 क्या है, इसकी स्थापना 1964 में हुई स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। ये बेसिकली विकासशील देशों का समूह है जिसमें विकासशील देश आपस में बातचीत करके ये रास्ता निकालते हैं कि किस प्रकार से हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विकासशील देशों के समग्र हितों की पूर्ति हेतु विश्व अर्थव्यवस्था को एक नवीन रूप दे सकते हैं। भारत इसका मेंबर है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसका नाम G77 जरूर है लेकिन इसकी टोटल संख्या जो है वो बेसिकली 130 के आसपास है, 130 मेंबर यहां पर, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। और ये यहां पर फिर ध्यान रखना G77 जो है बेसिकली दक्षिण सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें, एक शब्द और आता है आपका, उसको हम कहते हैं G24 क्या है। G24 क्या है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली 24 विकासशील देशों का समूह है,
24 विकासशील देशों का समूह है G20 और 24 सॉरी, और G24 जो है G77 का लघु समूह माना जाता है। लघु समूह, इसी को इंग्लिश में कहते हैं द मिनी ग्रुप ऑफ G77। आपसे सीधा प्री में क्वेश्चन ये पूछ सकता है G77 का लघु समूह किसे कहा जाता है, तो G24 को कहा जाता है। G24 की स्थापना 1971 में हुई थी, और ये क्या करता है, G24 जो है वो G77 के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF आदि में विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। क्या भारत G24 में है? यस, क्योंकि भारत G77 में है और G77 के सबसे बड़े देशों में भारत की गिनती होती है, इसलिए भारत G24 का सदस्य है। भारत G24 का मेंबर है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि G15 क्या है, आपसे पूछे कि G15 क्या है, ग्रुप 15 क्या है, तो ध्यान रखना ग्रुप 15 जो है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना 1989 में हुई, और कहां पर, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना बेसिकली बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड उस समय किसकी राजधानी थी? यूगोस्लाविया की। आप कहोगे सर आज नहीं है क्या? आज की तारीख में यूगोस्लाविया देश ही नहीं है, क्योंकि यूगोस्लाविया का विघटन हो गया है और उससे कई नए देश बन गए, जिसमें से एक देश है सर्बिया। उस सर्बिया की राजधानी आज की तारीख में बेलग्रेड है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। और बेसिकली उस समय बेलग्रेड में क्या हुआ था, तो उस समय 9th गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। इस एक मेरा अलग से वीडियो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर। तो 9वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सम्मेलन हुआ था 1989 में, उसी सम्मेलन के दौरान G15 की स्थापना की गई थी। तो वापस मैं कह सकता हूं कि ये G15 भी किस प्रकार का समूह है, तो बेसिकली ये भी विकासशील देशों का समूह है। ये भी बेसिकली विकासशील देशों का समूह है। द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस, द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन, विकासशील देशों का समूह है। और ये क्या करता है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली विकासशील देशों के मध्य सहयोग आता है, हिंदी शब्द, और कॉपरेशन आएगा इंग्लिश वर्ड। विकासशील देशों के मध्य सहयोग, साथ ही साथ नीतिगत समन्वय और साझी समस्याओं का समाधान करता है। साझी समस्याओं का समाधान करता है। साझी समस्याओं का समाधान करना है। इस ग्रुप में G15 में आप लोग ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें G15 में कुल 17 मेंबर हैं। नाम जरूर इसका 15 है, लेकिन मेंबर इसमें 17 है। और इसमें आप लोग ध्यान रखना भारत भी G15 का सदस्य है। भारत भी G15 का सदस्य है। इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ ग्रुप 15। और ध्यान रखना, क्या G15 को आप दक्षिण सहयोग का मंच कह सकते हो? यस, ये भी दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जाता है। दक्षिण सहयोग का ये भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जाता है। और G15 का 15वां सम्मेलन कोलंबो के अंदर हुआ था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये जितने भी संगठन हैं, ये इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब कुछ कोई तय नहीं है, इसलिए इनकी चर्चा इतनी नहीं होती है।
इन सब में एक जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ए नंबर 1 G7, बी G77, सी G24, डी G15। तो आपके सामने जी के नाम से कितने ऑर्गेनाइजेशन आ गए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं आपको कह सकता हूं G77, G7 जो है ये बेसिकली विकसित औद्योगिक देशों का समूह है, और विकसित देशों के लिए दक्षिण शब्द नहीं आता है बल्कि वहां उनके लिए उत्तर शब्द आता है, तो विकसित औद्योगिक देशों का समूह है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये इसका उत्तर होगा। कौन सा देश साउथ कोऑपरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो उसमें उत्तर आएगा G7, ये उत्तर आएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया आपका कि नंबर 1 आप ये कह सकते हो कि G77 यस, ये भी दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। G24 भी दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। G15 यस, ये भी दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन कौन सा देश इसका दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल नहीं है, तो 100% आपका जो उत्तर होगा वो आप लोग ध्यान रखना, 100% आपका उत्तर जो है वो बेसिकली G7 होगा। G7 विकसित औद्योगिक समूह है, इसलिए साउथ का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि क्या G20 है, क्या G20 दक्षिण सहयोग का उदाहरण है क्या, तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों शामिल हैं, जिसमें विकसित प्लस विकासशील दोनों शामिल है। ध्यान रखना, केवल विकासशील जहां पर होंगे, जहां पर दोनों आ गए वो भी दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। इसलिए यहां पर आप देखोगे G77 दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है वो बेसिकली विकासशील देश है। इसमें भी सब के सब विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन जो अभी एमर्ज कर रहे हैं, और इसमें भी सब के सब विकासशील सदस्य हैं, विकासशील देश हैं। लेकिन ये दोनों G20 और G7 क्यों नहीं है? क्योंकि G7 तो पूरी तरह से विकसित औद्योगिक देशों का समूह है और G20 में विकसित और विकासशील दोनों शामिल है, इसलिए G20 भी दक्षिण सहयोग का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1, एक तो ये ग्रुप को हमने क्लियर किया। दूसरा, G15 क्या है उसको मैंने पूरा बताया आपको। उसके बाद G24 क्या है उसको देखने का प्रयास किया। G77 क्या है, G77 क्या है उसको देखने का प्रयास किया। साथ ही साथ उसके बाद आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको मैं एक बार आपके सामने, अगर मैं यहां से देखूं इसको, तो आप देखोगे आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया G20 को, उस G20 चूंकि उसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं, उसको मैंने पूरा बताने का आपको प्रयास किया। साथ ही साथ वर्ल्ड ग्लोबल पर G20 की बहुत बड़ी भूमिका दोस्तों है। G20 की ग्लोब पर एक बहुत बड़ी भूमिका है, और G20 जो है आपको पता होगा इस ग्लोब पर उभरता हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उभरता
सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ G20 का सऊदी अरेबिया का समिट वहां पर ऑफलाइन नहीं हो सका, उसको ऑनलाइन करना पड़ा। G20 का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने समझा दिया। G20 में कौन से देश शामिल है ये पूरा समझा दिया। G20 वर्तमान में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। G20 का 2019 में जो समिट हुई ओसाका में हुई उसको समझाया। साथ ही साथ G20 का 2020 के अंदर सऊदी अरब, 21 के अंदर इटली और 22 भारत के लिए होगा। हम पूरी आशा करते हैं कि यह समिट बहुत शानदार हो। तो इन्हीं आयामों के साथ एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमने जिस G20 की बात की उस G20 को मैंने अपनी तरीके से पूरा बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ G से शुरू जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको यहां पर देने का प्रयास किया। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।